तो हेलो नीट के सभी स्टूडेंट एंड मैं निमेश सर आपका वेलकम करता हूँ इस नई चैनल पे। और आज मैं प्लान किया हूँ कि 100 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस का पूरा आपको मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। पूरा रिवीजन 100 मिनट के अंदर, और जो भी नोट्स होंगे, हैंड रिटेन नोट्स होंगे, आपको क्लास के बाद वो नोट्स भी मिल जाएगा एज अ पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम अभी से लेके अंत तक बने रहिएगा। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और जब आप पूरा वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा भी पछतावा मतलब रिग्रेट नहीं होगा कि यहाँ पे हमने टाइम दिया। आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलेगा और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आज के टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम जो यहाँ पे पहला टॉपिक लेके आए, शुरुआत एकदम बेसिक से चलते हैं, कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है, कूलम्ब्स लॉ F बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर होता है, सबको पता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने का आप इस तरह से लिख सकते हो। और दूसरा एक और बात, अगर बात किसी मीडियम का हो रहा हो, ठीक है, अगर किसी मीडियम में बात करते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू होता है उस मीडियम के अंदर, है ना, वो F बटा के होता है। के क्या है? के आपका याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ठीक है, जैसे वाटर का 80 होता है, और भी अलग अलग मीडियम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक होता है। तो डाइलेक्ट्रिक की जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ डाल देंगे, उससे हमें किसी भी मीडियम में पता चल जाएगा कि उस मीडियम में जो फोर्स है कितना लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और आप याद रखिएगा, एकदम बेसिक से कवर करा रहा हूँ, नीट के लिए है लेकिन बेसिक से कवर करा रहा हूँ। दूसरा बात, जो फोर्स होता है वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, इसको फॉलो करता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फॉलो करता है। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है, और इस पॉइंट पे आप एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक बात और, के का मान याद रखिएगा 9 × 10⁹ होता है। दूसरा चीज एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप ये क्वेश्चन आप देखे होंगे कि आपको दो चार्ज दे देता है। एक चार्ज यहाँ पे है, दैट इज Q1 दे दिया, दूसरा चार्ज आपको यहाँ पे दे दिया Q2। ठीक है, यहाँ आपको Q2 दे दिया। ठीक है, आपसे बोला जाएगा क्या करना है, आपको बोला जाएगा कि एक ऐसा पॉइंट खोजो जहां पे नेट फोर्स जीरो, टोटल फोर्स जीरो। एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो इन दोनों चार्ज के बीच में जहां पे फोर्स की वैल्यू जीरो। ऐसा क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला? अगर मान लो इस पॉइंट की दूरी यहाँ से r1 है, यहाँ से r2 है, तो आप सिंपली लिख सकते हो r1/r2 बराबर अंडर रूट दैट इज Q1/Q2। डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो, इजिली आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, याद रखिएगा ये कब यूज करना है, जब आपको R1 और R2 की वैल्यू निकालना है। क्या इसको डिराइव किया जा सकता है, इसको निकाला जा सकता है कि कैसे ये फॉर्मूला बना? निकाल भी सकते हो, फोर्स को बराबर कर दोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला बना कहाँ से, इस पे अगर आप चर्चा करना चाहते हो कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना, ये तो बता दो। हम इसको चलो याद कर लेंगे, लेकिन एक तो ये भी रहेगा कि पता कैसे चलेगा कि फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, उस पे भी आओ, उस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फॉर्मूला बना कैसे। ओके, देखो, अगर मैं आपको बात बताऊं, एक चार्ज Q है, यहाँ भी एक चार्ज यहाँ Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है। बीच में एक ऐसा पॉइंट है P जो Q1 से R दूरी पे है और Q2 से R2 दूरी पे है। ठीक है, इस P पॉइंट में फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है। तो हम बोल सकते हैं F1 के कारण जो फोर्स होगा वो बराबर होगा वैल्यू में F2 के। दोनों बराबर होना चाहिए वैल्यू में, तभी तो बराबर हो सकता है ना, तभी नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो सकता है जब दोनों फोर्स आपस में बराबर हो। अब F1 को वैल्यू में क्या लिखोगे, के Q1 बट्टा R1 स्क्वायर। F2 को क्या लिखोगे, के Q2 बट्टा R2 स्क्वायर। के कट गया, और यहाँ से अगर मैं R1/R2 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। ये इधर चला गया R1। ठीक है, Q2 को नीचे ले आओ, Q1/Q2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसको सॉल्व करिएगा यहाँ पे, तो R1/R2 का मान जो आ जाएगा अंडर रूट Q1/Q2 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ड्राइव कर दिया, लेकिन आप जब नीट का एग्जाम दोगे तो इतना समय तो नहीं रहता आपके पास। तो अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, मतलब आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे
दो चार्ज के बीच एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका जो फोर्स होगा जीरो होगा, तो R1/R2 बराबर अंडर रूट K1/K2 कर दो, बात खत्म। एक बच्चा बोलेगा सर हम अगर ऐसे करेंगे तो क्या दिक्कत है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दिस देखो, दिस इज लॉजिक, प्योरली लॉजिक। अगर आप लॉजिक से चलना चाहते हो देन इट्स आल्सो ओके। अगर आप ट्रिक वाले स्टूडेंट हो, आप कैसे स्टूडेंट हो उस पर डिपेंड करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए बस इसमें कूलम्ब्स लॉ में इतना ही था, और कूलम्ब्स लॉ में कुछ ज्यादा है नहीं, जितना था मैंने बता दिया, है ना, और कोई काम का नहीं है इसमें। अगला देखते हैं। अगला आपका है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसमें भी कुछ खास तो है नहीं, बस इसमें एक चीज बस आपको याद रखना है, और कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या खास है उस पर आओ चर्चा करते हैं, उसको आओ समझते हैं। तो पहला बात इसका यही कहना है कि अगर एक चार्ज पे और बाकी चार्ज के कारण बहुत फोर्स लग रहा है, तो एक चार्ज है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको अगर ड्राइंग करूँ तो ये आपको यहाँ पे दिख सकता है एक चार्ज है। ठीक है, क्यू नॉट, इस पे प्लस क्यू चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, और ये जो दूसरा चार्ज है ये भी आपको फोर्स लगा रहा है, 9Q है। ठीक है, दोनों फोर्स लगा रहा है। अब एक मिनट, अभी आपको अब क्लियर दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्यू नॉट पे ये क्यू भी फोर्स लगा रहा है, और ये इधर जो 9Q है वो भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स होता है, इस लॉ का यही कहना है कि जो टोटल फोर्स होता है सभी फोर्स का सम होता है, वेक्टर सम होता है। ठीक है, और अगर अगर दो फोर्स की बात करें तो हम सिंपल वेक्टर का जो समीशन लॉ है, एडिशन पढ़े ना, वेक्टर एडिशन, वो इसको यूज कर सकते हैं। मान लो हम दो फोर्स का बात करें तो जो नेट फोर्स होगा F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट करके। ठीक है, अब उसमें कुछ कुछ स्पेशल केस है जिसको आप पढ़ना है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कह रहा है जीरो फोर्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड 9Q डिवाइड्स इंटरनी इन द रेशियो ऑफ 1:3। मान लो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान सुनना, एक ऐसा पॉइंट बताओ, क्यू चार्ज और 9Q चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ, इन दोनों चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे फोर्स जीरो हो, ये आपको पूछ रहा है कि वो इस लाइन को कैसे डिवाइड करेगा। तो देखो इसका सिंपल तरीका है, एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज 9Q है, एक को 1 समझो, एक को 9 समझो, तो इसको सिंपली √1 कर दो और यहाँ पे √9 कर दो। तो यहाँ पे जो फोर्स जीरो होगा, जहाँ पे फोर्स जीरो आएगा, वो इसको डिवाइड किस रूप में करेगा, 1:3 के रूप में करेगा। बस यही समझाना चाह रहा है। ठीक है, चलो एक और बात, कह रहा है जीरो फोर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा पॉइंट ध्यान से पढ़ना, दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ दूसरा पॉइंट। कह रहा है जीरो फोर्स पॉइंट फॉर लाइक चार्ज लाइज बिटवीन देम। कह रहा है अगर दो लाइक चार्ज है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर दो लाइक चार्ज है तो बताओ एक ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स जीरो, एक ऐसा पूछता है एग्जाम में कि एक ऐसा पॉइंट पता लगाओ जिसमें फोर्स जीरो, तो वो जो पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में होगा। अगर लाइक चार्ज है तो इन दोनों के बीच में होगा, और अगर एक चार्ज प्लस क्यू है एक चार्ज माइनस क्यू है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आउटसाइड होगा। ठीक है, बाहर की ओर होगा। ठीक है, स्मॉलर चार्ज के बाहर होगा, जो छोटा चार्ज होगा उसके बाहर होगा। मान लो छोटा ये है, तो यहाँ पे कहीं वो पॉइंट होगा जहां पे फोर्स जीरो होगा, ऐसा समझा रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है जी, पता है कि नहीं पता है? पता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं फोर्स बटा चार्ज, लिख सकते हैं। और इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है KQ/R², ये भी आपको पता है। और अगर के का वैल्यू डाल दे तो के का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, तो अगर इसको हम डाल दें तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा Q/4πε0R²। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। अब सुनो, अब अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो उसको सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है। तो अगर एक जगह पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो आप इसको वेक्टर सम कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली ये वेक्टर सम हो रहा है। क्या हो रहा है जी, सिंपली वेक्टर सम हो जा रहा है, E1² प्लस E2² प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। सिंपली लगा दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, आगे देखो। आगे हम कुछ बात करें तो ध्यान से देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पॉइंट है ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। लेट्स सी,
कह रहा ई जीरो होता है एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। याद रखना, अगर एक रिंग को उठा लो, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाए तो जीरो होता है। एग्जाम्पल पे ऐसा समझो कि मान लो एक रिंग हम ले लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, और इस पे चार्ज है, इस पे मान लो चार्ज दे दिए, और आपसे बोला जा रहा है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सेंटर पे जीरो होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर दैट इज जीरो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन अगर हमको कहीं बात करें कोई एक्सिस मतलब एक्सियल पोजीशन पे आगे की ओर बात करें, थोड़ा आगे जाएंगे तब क्या होगा, उस केस में क्या करेंगे, मान लो थोड़ा कहेगा कि यहाँ से हम एक्स दूरी पे जा रहे हैं, एक्स दूरी पे जाएंगे तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। उस केस में हम जीरो नहीं बोलेंगे। उस केस में आपको देखो एक बात समझो, चाहे बात रिंग का हो चाहे यहाँ पे बात देखो, ये ना एक चीज बताता हूँ, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें जो पढ़ते हो, इसमें जो पढ़ते हो, ग्रेविटेशन चैप्टर में जो पढ़े हो 11th में, मैच खाता हुआ चीज है, सेम टू सेम है। कभी भी रिंग आकार का शेप है तो उसके कारण जो फील्ड बनता है वो इस तरह का बनता है। यहाँ पे क्या आया, के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा पावर 3/2। क्यू क्या है बाबू, क्यू इसके ऊपर चार्ज है, रिंग के ऊपर चार्ज है। आर क्या है, रिंग का रेडियस है। एक्स क्या है, वो दूरी है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर किसी एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू एक्स। यहाँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन बनता है के क्यू एक्स, है ना, के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होता है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो सबसे ज्यादा होता है जब x का मान r/2 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, x का मान r/2 होता है तब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे कुछ बात आपको हम बताते हैं। ठीक है, दूसरा बात, अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछ दूं इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, जहां पे, है ना, जहां पे बोल सकते हो कि पोटेंशियल सेम हो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। जैसे एक स्मॉल पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक सर्कल बनता है। ये जो देख रहे हो सर्कल, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस को बताता है। तुम कहीं भी चल जाओ, पॉइंट ए पे चल जाओ, पॉइंट बी यहां मान लो, पॉइंट सी यहां मान लो, कहीं भी चल जाओ, पोटेंशियल हर जगह सेम मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी, हर जगह का पोटेंशियल सेम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, दूसरा बात याद रखना, ई एक वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है और नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, याद रखना। ठीक है, और दूसरा बात, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे यहाँ से भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको तो मिस बिल्कुल भी मत करना बाबू, है ना, पूरा हैंड रिटेन नोट्स है, बहुत मेहनत करके बनाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अगर हम बात करें अब इन्फानाइट वायर के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फानाइट वायर के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन्फानाइट वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके कारण जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला बात तो एक बात याद रखना कि इन्फानाइट वायर की जब भी बात करें तो उसका जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, यहाँ लिखा भी है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको लिख सकते हैं लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से एक और चीज पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का जो रिलेशन है ऐसा है। ठीक है, ये भी सीखने वाली बात है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का रिश्ता कैसा है, ऐसा है, इनवर्स रिश्ता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई मेरे को कहेगा कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने कह देगा, बनाओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा इसका ग्राफ, जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। किसका बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना किसका ग्राफ बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इन्फानाइट वायर का ग्राफ। तो इन्फानाइट वायर के द्वारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हाइपरबोला टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है और रेडियस है, मतलब रेडियस नहीं दूरी है, सॉरी दूरी। तो ग्राफ कुछ इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। ठीक है,
दूसरा बात, एक और बात बनाना चाह रहा हूँ। एक तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो होता ही है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत बच्चा इसको ऐसे भी याद करते हैं, 2k लैम्डा बाई आर, इस तरह से भी लिख सकते हो। बात बराबर है, 2k लैम्डा बाई आर लिखो या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखो, बात बराबर है। बोलो सर के क्या है? अरे के का मान नहीं पता तुम लोग को? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के का मान, पढ़े हो ना? वही है के। इसको दोनों में से किसी तरीके से याद रख सकते हो। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट वायर। अब आओ कुछ बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट प्लेन सीट का। प्लेन सीट क्या है? देखो प्लेन सीट उसको बोलेंगे एकदम पतला सा सीट होगा और उसके कारण दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक होता है थिक सीट, मोटा सीट। ये मोटा सीट नहीं है, ये अनंत मतलब इनफाइनाइट बोलो, प्लेन सीट है। इसमें अगर चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। चूंकि अब इसको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। क्योंकि इसके साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड होता है, इसलिए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। नीचे में 2 लगाते हैं, नीचे में क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। याद रखना क्यों 2 लगाए, सिंपल याद रखना। 2 इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके साइड दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए इनफाइनाइट प्लेन सीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, याद रखना। चलो, अब मैं एक चीज और याद रखना, इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसको डिस्टेंस कितना भी हो इसकी वैल्यू फिक्स होता है ना? सिग्मा क्या है बाबू? सिग्मा आपका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सब तो पता ही होना चाहिए ना। सिग्मा क्या होता है जी? सिग्मा आपका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो लैम्डा यूज हुआ इनफाइनाइट वाइड के अंदर, लैम्डा क्या है? लैम्डा आपका होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पे लैम्डा क्या है हमारा? लैम्डा है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको आप चार्ज बाई लेंथ भी बोल सकते हो, है ना? चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दो, हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। चलो, बाद में स्पेशल केस पढ़ेंगे, पहले इसको निपटा ले। चार्ज स्पेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात दोनों का कर रहे हैं। पहले तो हम बात कर रहे हैं चार्ज स्पेरिकल सेल का। तो चार्ज स्पेरिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर, Q/r² होता है, बाहर क्यू। ठीक है। कोई बोलेगा सरफेस पे क्या होता है? सरफेस पे भी सेम होता है। अगर हम बात करें सरफेस का, तो बाहर बोलो या फिर इसको आप सरफेस और बाहर दोनों बोल सकते हो। ठीक है। तो सरफेस का बात करें तो सरफेस पे भी सेम होता है। ठीक है। तो बाहर का जो होता है वही सरफेस पे होता है, KQ/r²। इसका बात हो रहा है चार्ज स्पेरिकल सेल बोल लो या फिर सॉलिड स्फीयर बोल सकते हो, कंडक्टिंग स्फीयर। देखो सॉलिड स्फीयर बोलना से अच्छा है कि आप बात करो कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ मैं साइड में लिख भी देता हूँ, जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। ये बात हो रही है कंडक्टिंग स्फीयर का। ठीक है। इसकी बात हो रही है कंडक्टिंग स्फीयर का बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा KQ/r², अंदर होगा जीरो। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि इस पे अगर चार्ज तुम दोगे तभी चार्ज बाहर आ जाता है, तो कोई चार्ज अंदर बचता ही नहीं है। क्योंकि कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग में होता क्या है? चार्ज हमेशा अपने आप को चाहता है कि वो ना रिपल्सन कम उसको झेलना पड़े, तो वो फैलाव एरिया मतलब वो ऐसे अपने आप को दूर करता है एक दूसरे को। इसलिए जो चार्ज इस पे दोगे भी ना, अंदर भी डाल दोगे तो चार्ज सरफेस पे आ जाता है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है। तो एग्जाम में अगर कंडक्टिंग स्फीयर बोले ये चार्ज स्पेरिकल सेल बोले, दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर में जीरो हो जाएगा। अब अगर हम आगे चले यहाँ से मेन चीज है, बात अब हो रहा है सॉलिड स्फीयर का। लेकिन एक बात और याद रखना, सॉलिड स्फीयर खाली बोलना सही नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ना होगा, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का बात करें तो इसका जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r² होता है, और सरफेस पे भी सेम होता है। देखो बाहर बोलो या सरफेस पे बोलो सेम होता है KQ/r²। लेकिन अगर अंदर की बात करें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज इसके अंदर भी होता है। ठीक है। चार्ज इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चे सोचते हैं जीरो होता है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होता है आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाबू, उसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, लाइक ओके, ऐसे लिख सकते हैं।
के क्यू बट्टा आर क्यू इंटू आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, छोटका आर के अंदर में। ये चीज दिख रहा होगा, छोटे आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर उसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो इसका जो ग्राफ है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भाई इसका ग्राफ बनाओ। इसका आपको ऐसे बोलेगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, साफ दिख रहा है कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट है। ये बात किसकी हो रही है बाबू? इनसाइड की बात हो रही है। तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्ट है, तो ग्राफ सीधा बन गया। बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, साफ दिख रहा है भाई कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्स है, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। तो ये ग्राफ जो है सॉलिड स्फीयर का है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब आओ स्पेशल केस को देखते हैं, स्पेशल केस को निपटाते हैं। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट बात पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। आ जाओ। देखो एक बात समझो, यहाँ पे जो लिखा है उससे तुम कंफ्यूज मत करना, ठीक है। देखो जाहिर सी बात है, मैं चाहूँ तो इसको लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन लिख के जो है इसको उतना स्पीड खत्म नहीं किया जा सकता, टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस ग्राफ से पढ़ा रहा हूँ। अब मैं कुछ मुद्दा वाला बात, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो क्या कह रहा है, ई जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, कंडक्टर सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बोलोगे सर ये क्या है, सर ये नहीं समझ आ रहा, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इजी बात है। देखो आपको पता है कि अगर एक स्फीयर उठा लो जिसकी रेडियस आर है, इसके सतह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबको पता है क्या होता है, और दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड चार्ज मान लो क्यू है इसके ऊपर, तो क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ध्यान से देखना कैसे लिख सकते हैं, ये बना कैसे, ये आया कैसे, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आया, ठीक है। ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यू बट्टा 4 पाई r स्क्वायर को एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। और 1/एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देता हूँ, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हटा के 1/एप्सिलॉन नॉट में अलग कर दिया। अब जब इसको एक बार नोटिस करोगे ना बाबू, क्यू क्या है, क्यू तुम्हारा चार्ज है, क्यू क्या है, क्यू तुम्हारा चार्ज है। और ये जो क्यू है ये तुम्हारा चार्ज है, और ये जो 4 पाई r स्क्वायर है सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी को बोलते हैं। इसके जगह पर हम सिग्मा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसी तरह से आया है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस कंडक्टर का, उसको हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। और याद करो सीट के कारण क्या था, सीट के कारण पतला जो सीट था इनफाइनाइट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन कंडक्टर के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होता है, ठीक है, हमेशा जीरो होता है, बात लेकिन कंडक्टर के अंदर का हो रहा हो तो, ठीक है। अब मेन और कुछ बात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स है, नीट के लिए डेडिकेटेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चैनल प्रॉपरली नीट के लिए डेडिकेटेड है। अगर बात हम करें सेल का, तो सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जंप फ्रॉम जीरो टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एट सरफेस। सेल के अंदर तुमको पता है सेल जो होता है उसको आप कंडक्टिंग स्पेयर बोल लो या सेल बोल लो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है अंदर में, बाहर क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बात याद रखना। दूसरा अगर हम बात करें, देखो सिंपल अगर सॉलिड स्पेयर भी लिख लेना एग्जाम में तो समझ लो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर का ही बात हो रहा है। तो सॉलिड स्पेयर का अगर बात करें तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्ट रिश्ता होता है और बाहर इनवर्स का रिश्ता होता है, यानी उसका जो ग्राफ है ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आर बराबर आर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं। समय कम है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट। सबको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू बीच की दूरी को, 2a लिख लो या 2l लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं, बीच की दूरी होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है।
तो इसको माइनस क्यू से प्लस क्यू उसका डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का। दूसरा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान सुनना, ज्यादातर केस में एग्जाम में शॉर्ट डायपोल का ही बात होता है, ज्यादातर केस में, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट डायपोल का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेन फॉर्मूलाज मैं आगे लिख दूंगा, जो मेन फॉर्मूलाज है, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट डायपोल का बात कर रहा हूँ। शॉर्ट डायपोल पहला बात कहते किसको है, तो आपको पता है डायपोल में क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। यहाँ पे बीच की दूरी को मैं 12 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, उसकी दूरी r होती है। तो जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, वो दूरी बहुत बड़ा हो, डायपोल के बीच की दूरी की तुलना में, मतलब कंपेयर में, डायपोल के बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में वहां वो दूरी ज्यादा हो बहुत, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट डायपोल। उदाहरण में एक एग्जांपल दे देता हूं, तब ज्यादा बेस्ट आपको समझ आएगा। एग्जांपल ऐसा समझ लो कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। बीच की दूरी जो है वो आपका है 0.1 सेंटीमीटर, ये बीच की दूरी है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लाइक 90 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो देखा जाए भाई, यहाँ पे जमीन आसमान का अंतर है, डायपोल के बीच की दूरी ओनली 0.1 है, जबकि हमको जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो 90 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा है, लगभग लगभग कह लो कि 900 गुना बड़ा है। इस केस में हम बोल सकते हैं ये कैसा डायपोल है, ये हमारा शॉर्ट डायपोल है, इसको हम शॉर्ट डायपोल बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट डायपोल का लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, फटाफट निपटाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें शॉर्ट डायपोल का, तो आपका सिंपल एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसको आप के बोल सकते हो, सिंपली के बोल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या याद करोगे, इसको सिंपली के बोल दो। के 2p/r³ होता है एक्सीएल पे। और इक्वेटोरियल में बात करें, इक्वेटोरियल में आधा हो जाता है, यानी इसको के बोल दो, k p/r³, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। बोलो सर इक्वेटोरियल क्या होता है, तो लो डायग्राम भी समझा दिया, एक्सीएल किसको कहते हैं, इक्वेटोरियल कैसे कहते हैं। ये आपका एक्सीएल है, एक्सिस, उसका जो एक्सिस है उस पर अगर आगे पीछे जाए तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको एक्सीएल बोलते हैं। और अगर हम उसका एकदम बीचों बीच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाए तो उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है डॉटेड 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 यहाँ पे, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। चलो अब मेन मुद्दा पे आते हैं। तो आपको एक्सीएल का पता चल ही गया, k 2p/r³। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलोगे, के ही बोलोगे, k 2p/r³। इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा, kp/r³। और एक और चीज, एक्सीएल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल के डबल होता है, ये बात आप याद रखना, इसको भूल मत जाना कि एक्सीएल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल का डबल होता है, भूलना मत इस बात को, ठीक है। चलो ये चीज आपको याद रहेगा। मेन मुद्दा पे आते हैं, स्पेशल केस पे आते हैं। दो बात और याद रखना, एक तो एक्सीएल पे डबल होता है इक्वेटोरियल का, ये बात तो याद ही रखना, ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, अगर हम बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट डिस्टेंस आर, मान लो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि शॉर्ट डायपोल का बात नहीं किया जाता है। वो लोग सर हमको कैसे पता चलेगा, बताता हूँ। कब आपको पता चलेगा शॉर्ट डायपोल है और कब आपको पता चलेगा शॉर्ट डायपोल नहीं है, तो उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है क्या ये शॉर्ट डायपोल है या नहीं है, बोलना नहीं, अगर है तो यस लिख देना, नहीं है तो नो लिख देना कमेंट पे। ये मान लो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 10 सेंटीमीटर पे, सेंटर से ले लो ये दूरी। क्या ये शॉर्ट डायपोल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो दूरी है वो बहुत कंपेरेबल है, तुलनात्मक है, मतलब कंपेयर किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, एक 5 एक 10 है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट डायपोल नहीं बोलेंगे। और जब शॉर्ट डायपोल का बात नहीं हो रहा हो तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है, kp/r²+L² का पावर 3/2, ये याद रखना, ठीक है। और याद रखना एक और बात कि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू डायपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मुख्य इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको पता होना चाहिए एज अ नीट स्टूडेंट।
तो आपको पता ये होना चाहिए कि जो डायपोल होता है, डायपोल के केस में नीचे आर स्क्वायर नहीं होता, आर क्यूब होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुम देख सकते हो डायपोल का, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे आपको आर क्यूब देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आर क्यूब देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आर क्यूब देखने को मिल रहा होगा, और आपको हर जगह आर क्यूब देखने को मिल रहा होगा। तो डायपोल के केस में आर क्यूब का यूज होता है। दूसरा एक्सीएल जो होता है 2 × इक्वेटोरियल होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। पहला, जो टॉर्क होता है डायपोल पे पीई साइन थीटा होता है। बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाया और मैं आपको ये नोट्स दूंगा भी, टेंशन मत लो। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा देखने को। तो अगर आप टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हो अभी तक, तो डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लो। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अगर हम बात करें टॉर्क, डायपोल पे लगने वाला टॉर्क का, डायपोल पे लगने वाला टॉर्क जो होता है पी साइन थीटा होता है। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में इसको आप पी क्रॉस ई लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपका माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। ठीक है, वर्क डन, अगर हम डायपोल को रोटेट करते हैं तो जो वर्क डन होता है 0 डिग्री से, अगर कोई भी एंगल पर रोटेट करे, शुरू में 0 है और किसी एंगल पे रोटेट करे, तो W बराबर पी ई 1 - कॉस थीटा हो जाता है। एक बच्चा बोलेगा सर अगर मान लीजिए शुरू में θ1 पे है, बाद में θ2 पर रहा, तब क्या होगा? तब आप सिंपल लिख सकते हो पी ई कॉस θ1 - कॉस θ2। सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं। एक और बात, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उस पर बात करते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। बात स्टेबल का हो रहा है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कब देखने को मिल सकता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ दो बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट, उसके बीच का एंगल का बात हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 या फिर 360 हो। दोनों केस में मिल जाएगा स्टेबल। यानी डायपोल, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, आपको बेहतर समझ आएगा। मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा इसका, इस तरफ होगा, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, और इसी को उलट दे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी होता है और अनस्टेबल में प्लस पी होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, अब आओ आगे ध्यान से देखते हैं, स्पेशल केस पे चर्चा करते हैं। बात अगर इक्विलिब्रियम को, चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम हो, उस पर लगने वाला टॉर्क 0 होता है। कोई भी टॉर्क नहीं लगता। ठीक है, तो टॉर्क 0, इसमें भी टॉर्क 0, अनस्टेबल में भी टॉर्क 0। ठीक है, और टॉर्क अधिकतम कब होता है? 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो अब बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस पी, जो कि मिनिमम है। याद रखना, मिनिमम मतलब यहाँ 0 नहीं होता। बहुत बच्चा मिनिमम बोलते हैं ना, तो एक क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ऑप्शन में 0 दे देगा, बच्चा 0 टिक कर देगा। 0 टिक करोगे गलत हो जाएगा। मिनिमम मतलब यहाँ माइनस पी होता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना। और थीटा बराबर 90 में टॉर्क अधिकतम होता है, जो कि पीई होता है। पी क्या है? पी याद रखना, डायपोल मोमेंट है। उसके बाद एक और बात याद रखना कि जो वर्क डन किया जाता है फील्ड के द्वारा, वो माइनस होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो हो जाएगा P1 - cos थीटा। साइन को ध्यान से लिखना। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप सभी बच्चों को, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं आगे। अब आपका है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। और देखते हैं वन बाय वन करके, एकदम है ना, बहुत इजी, उतना हार्ड है नहीं जितना आप सोच रहे हो। तो अगर यहाँ देखें हम, तो सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स तो आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए लिख सकते हो, और डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा होता है। सबको पता है फ्लक्स के बारे में।
कि ई डॉट डी ए होता है या ई डी ए कॉस थीटा उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड रहा तो आप फ्लक्स को सिंपली जो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो, या फिर अगर आप गॉस लॉ लगाओ तो गॉस लॉ तो और फ्लक्स को इजी कर देता है। ये तो हो गया बाई फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, वेट ए मिनट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और गॉस लॉ लगाओ तो गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स जो होगा क्या होगा, दैट इज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे तो ये फ्लक्स बता देगा, ठीक है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, ये सब तो बेसिक बेसिक चीज है, फॉर्मूला है बस, ये कॉस थीटा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सब टोटल फ्लक्स बता देगा। अब मेन चीज पे आते हैं जिसपे क्वेश्चन बनता है, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पे आते हैं। एक सेकेंड होगा ना। तो अगर यहाँ देखें क्या कह रहे हैं, ध्यान से एक एक लाइन पर पढ़ना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस विथ नो इनक्लोज सरचार्ज, कह रहा है मान लो एक ऐसा सरफेस है जिसमें चार्ज है ही नहीं, तो उसके कारण फ्लक्स जीरो होगा, जब चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो एरिया के तब भी फ्लक्स जीरो होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, कॉस 90 डालोगे यहाँ पे, कॉस 90 का मान जीरो होता है, ये बात भी सही है। दूसरा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया तो फ्लक्स जो होगा ई ए होगा, और ये सबसे मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले, फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनक्लोज चार्ज, बात सही है, अगर मतलब चार्ज कितना है उसी पे फ्लक्स डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, है ना, ये सिंपल सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की, जितना ज्यादा चार्ज रखोगे उतना ज्यादा आपको फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द, क्या लिखा है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन इनक्लोज चार्ज, नॉट ऑन द सेफ सरफेस, ना ही सेफ पे डिपेंड करता है ना ही सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, दूसरा बात, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, ये बात आप मन में याद रखना, एक ऐसा सरफेस होता है जो इमेजिनरी होता है। चलो आते हैं अब मेन मुद्दा पे जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। चलो, ग्राफ दिख रहा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस क्या होगा, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, सबको पता है ये, दैट इज के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है। पॉइंट चार्ज के कारण जो होता है, सेंटर पर अगर कोई चार्ज क्यू है उसके कारण आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक इनफाइनाइट चार्ज है उसके कारण भी हम पढ़ के आए, लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। इसको आप टू के लैम्डा बाई आर भी लिख सकते हो, और ये रिश्ता आपस में, ई और आर का रिश्ता आपस में कैसा होता है, इनवर्स होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ड्राइंग किया गया है ये गॉसियन सरफेस है, ये देख रहे हो, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। बस ये याद रखना कि अलग अलग केस में अलग अलग गॉसियन सरफेस होता है, यहाँ पे स्पेरिकल है, यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अगर इन्फानाइट प्लेन का बात करें, प्लेन सीट, यहाँ पे सीट भी लिख लेना, सीट मिसिंग है, ठीक है, इन्फानाइट प्लेन सीट लिख लेना। उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद अगर कंडक्टिंग सेल का बात करें, तो क्योंकि हम बात लैम्डा सिग्मा इन सब का कर रहे हैं, लैम्डा क्या है, लिनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर कंडक्टिंग सेल है, या फिर आप कह सकते हो कंडक्टिंग स्पेयर, वो भी बोलोगे चलेगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये मैंने करके भी बताया, कैसे आया ये भी मैं बताया था। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर सॉलिड स्पेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी रो है, और इसका चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, रो क्या है, रो याद रखना, रो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रो यूज किया गया दैट इज सरफेस ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, याद रखना, ठीक है। चलो, अब मैं कुछ और बात आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ड्राइंग किया हुआ है ये गॉसियन सरफेस को दर्शा रहा है, अलग अलग केस में अलग अलग है, वही बस दिखा रहा है, ठीक है। पॉइंट चार्ज केस में स्पेरिकल, और एक लाइन चार्ज है, तार है, उसके केस में सिलेंड्रिकल, और प्लेट जो है, प्लेट प्लेट के केस में भी सिलेंड्रिकल ही है, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे कंडक्टिंग सेल का डायग्राम याद रखना, इसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, देख सकते हो, दिस इज द ग्राफ कंडक्टिंग सेल का। कंडक्टिंग सेल का ऐसा ही ग्राफ होता है, या तो उसको आप कंडक्टिंग सेल बोल सकते हो, या कंडक्टिंग स्पेयर बोल सकते हो, या फिर कंडक्टर बोल सकते हो, स्पेरिकल कंडक्टर। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बाहर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, याद रखो। आगे अगर हम चले, कुछ स्पेशल केस आपको मैं बताऊं। ठीक है, तो अगर बात करें चार्ज सॉप बबल का, थिन स्पेरिकल सेल उसको बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे स्पेशल केस है, इसको याद रखना। चार्ज सॉप बबल थिन स्पेरिकल सेल, प्रेशर ड्यू टू चार्ज, यहाँ पे जो प्रेशर ड्यू टू चार्ज होता है सिग्मा स्क्वायर्ड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको आप याद रखना, प्रेशर निकालने के लिए इसको आप याद रखना। ठीक है, चलो दूसरा क्या याद रखोगे, एक तो चार्ज ऑफ बबल के कारण जो आपका प्रेशर ड्यू टू चार्ज होगा वो आपको याद रखना, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद दूसरा आपको ये याद रखना है, टू पैरेलल प्लेट्स, है ना, अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं उसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। कहाँ पे, बीच में। लोग सर अब तो पढ़ाए थे प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन बाबू यहाँ पे दो प्लेट है, तो अगर आप बुद्धि लगाओ, दो प्लेट है, एक प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरा प्लेट के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वही लॉजिक लगा है। ठीक है, तो ये आप कैपेसिटर के केस में भी यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर के केस में भी यही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दो प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है, दो प्लेट के बीच में, एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम बात करें प्लेट के बाहर, जैसे ये दो प्लेट है, एक प्लस दिख रहे हो, एक माइनस चार्ज प्लेट है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर बात करें बाहर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर जीरो होगा, याद रखना, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। एक और बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये बात आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलें। आगे हम बात करेंगे कुछ नया बात, देखो पूरा नोट्स जो है हैंड रिटेन नोट्स है, और वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है आपकी स्टडी के लिए अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो आगे चलें। अब बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जा रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वन बाय वन करके हम लोग हर चीज देखेंगे। पहले फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बट्टा आर होता है, सबको पता है। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर भी लिख सकते हो, ये भी आपको पता है। के की जगह रख दिए 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही है, दैट्स ऑल। और अगर बहुत सारे चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा V1 + V2 + V3, और ये स्केलर है, याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के जो बीच का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, ई बराबर माइनस dV/dr, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बी प्रिपेयर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ध्यान से देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल हमेशा जीरो मानते हैं, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं, कभी भी बात होगा इन्फिनिटी का तो वहां पोटेंशियल जीरो होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर दो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर। तो जो कोई स्पेयर ले लो, ठीक है, उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो नहीं होता है। मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, लाइक मैं ड्राइंग करके एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये स्पेयर है, इसके इसका जो चार्ज है बाहर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो पोटेंशियल होगा अंदर क्या होगा, ज्यादातर बच्चे जो नहीं पढ़े होते पहली बार तो जीरो बोल देते हैं। ये कांस्टेंट होता है, अंदर पोटेंशियल होता है, और वो सरफेस के बराबर होता है, जो भी सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर पोटेंशियल होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोलोगे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ठीक है, पोटेंशियल जो भी होता है सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा उसके बराबर होगा, वही बात यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है, वही बात यहाँ पे बताने का प्रयास हो रहा है। क्या प्रयास हो रहा है, ध्यान से देखना। प्रयास ये हो रहा है यहाँ पे कि इनसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल बराबर के क्यू बट्टा आर, कॉन्स्टेंट,
सरफेस वैल्यू एवरीवेयर इनसाइड, यानी सतह के अंदर कहीं भी चल जाओ सरफेस के बराबर होगा, मतलब अंदर में कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसका ड्राइंग बनाए, ग्राफ बनाए, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहे हो, ये किसको दिखा रहा है? कांस्टेंट को दिखा रहा है कि भाई अंदर में कांस्टेंट है। बाहर फिर बढ़ोगे तो बाहर अगर जैसे ही जाओगे, बाहर में वी और आर का रिश्ता ऐसा होता है। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल का ग्राफ है, ये आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर रिंग के सेंटर का बात करें, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े ना, रिंग के सेंटर में जीरो होता है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। वहां पर अगर पोटेंशियल बोलेगा के क्यू बट्टा आर होता है। ठीक है, फिक्स होता है। सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है फिक्स होता है। अगर कोई बोलेगा कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज वी क्यू बट्टा आर होगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आपका पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात आप याद रखना। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर में माइनस क्यों है? यहाँ पे निगेटिव साइन मीन्स ई पॉइंट्स डाउन पोटेंशियल। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जाता है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जब भी जाएगा हाई से लो की ओर जाता है। हाई से कहाँ जाएगा? लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी जा रहा होता है उधर पोटेंशियल लो होते चलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन लगाया जाता है। नेगेटिव साइन मीन्स इलेक्ट्रिक पॉइंट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डाउन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हाई से लो की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा जाता है, क्योंकि चेंज हमेशा अगर लो माइनस हाई करेंगे चेंज नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लगाया जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एट डायपोल के कारण पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ना तो ऐसे बहुत कुछ है, लेट्स सी। डायपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डायपोल के कारण पोटेंशियल का, आओ देखते हैं। एक सेकेंड का बस मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो, है ना, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है ना। तो जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान दे तो आपको, देखो जो बच्चे थोड़ा सा, मैं बोल सकता हूँ आप 2x पे देख सकते हो, जिसको स्पीड में देखना है उनके लिए है कि जो एक्सियल पॉइंट पे जो डायपोल बनता है, डायपोल के कारण जो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना इस केस में शॉर्ट डायपोल का बात हो रहा है, क्योंकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल लिखा हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि बात शॉर्ट डायपोल का हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेल पे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक और बात नोट करने वाला है, आर नहीं लिखा हुआ है। सिंपल अगर बात करें पोटेंशियल का तो के क्यू बट्टा आर होता है, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये बात याद रखना। ठीक है, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो डायपोल का कारण जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है, क्योंकि डायपोल में माइनस क्यू भी होता है प्लस क्यू भी होता है। तो जब बात इक्वेटोरियल का आता है तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी की दूरी सेम होती है, प्लस क्यू से भी सेम दूरी होती है, तो जो पोटेंशियल हो जाता है वो जीरो आ जाता है। ठीक है, इक्वेटोरियल पे ऐसा होता है। अब देखो एक और बात जो आपको याद रखो तो आपको बहुत फायदा है। ठीक है, फायदा ये है कि जनरल पे अगर मान लो कोई जनरल पॉइंट है थीटा एंगल पे, मान लो कभी कभार ऐसा होता है एग्जाम में कि ना एक्सियल बोला ना इक्वेटोरियल बोला, कहेगा कि थीटा एंगल पे एक पॉइंट है, आर दूरी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी जो थीटा एंगल पे है, वहां बताओ। तो वहां पे आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर बटा आर स्क्वायर। इसको आप पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल है भाई, देखो के पी बटा आर स्क्वायर याद रखो, ज्यादा झंझट नहीं पालना है। सिंपल आप इसको बोल सकते हो के, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। सिंपल जनरल पॉइंट क्या होता है? के पी, ठीक है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, बात करो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये सिंपल सा है, इसमें कोई झंझट नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बात है जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? v वर्सेस x फॉर डायपोल ऑन एक्सियल।
एक्सियल में पोटेंशियल और एक्स का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है ग्राफ, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राफ है, देख सकते हो। ठीक है, राइट साइड भी ऊपर और नीचे, लेफ्ट साइड नीचे, मतलब पोटेंशियल तो एक स्केलर की तरह, स्केलर है तो प्लस माइनस दोनों में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस बन रहा है और यहाँ माइनस बन रहा है, तो ये ग्राफ है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल और दूरी के बीच का ग्राफ। ठीक है, और अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज का, तो पॉइंट चार्ज का ग्राफ तो आपको पता ही है, पॉइंट चार्ज केस में होता है के क्यू बटा आर। तो इस केस में भी और आर का रिश्ता आपको पता ही है, उल्टा है, तो ग्राफ हाइपरबोला बनेगा। स्पेरिकल सेल का बात करें तो आपको मैंने इससे पहले ही बताया, स्पेरिकल सेल के केस में अंदर में जो होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो अंदर का जो होगा कांस्टेंट होगा, ऐसे कांस्टेंट बनेगा। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे तो भी और आर का रिश्ता उल्टा होता है, इनवर्स। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसलिए ऊपर बना। ठीक है, यहाँ देखना, भी बराबर जीरो होता है, इक्विपोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हो। और शॉर्ट डायपोल के लिए आर स्क्वायर का यूज करते हैं, ये बात मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जबकि हम आर क्यूब का यूज करते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको ध्यान दो। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब ये नहीं पोटेंशियल जीरो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां का पोटेंशियल भी जीरो होगा, ये एकदम गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा सोचते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद इनसाइड सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट भी कांस्टेंट, एक एग्जांपल भी दे दिया कि ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्या पोटेंशियल भी जीरो, ऐसा कई टाइप का आ जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना। याद रखना इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब ये नहीं पोटेंशियल जीरो होगा, और पोटेंशियल जीरो मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, दोनों बात याद रखना है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक से, ऐसा नहीं कि हो भी करेगा, ऐसा नहीं, पहला बात वही बता रहा है, पहला पॉइंट यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब नहीं कि पोटेंशियल जीरो होगा। दूसरा ये बता रहा है इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, ये भी याद रखना। चलो आगे चलते हैं। चलो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, क्यू इंटू डेल वी, याद रखना। तो क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए भी लिख सकते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको माइनस क्यू इंटू डेल भी लिख सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं होता, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को ले जा रहे हो, चार्ज को ले जा रहे हो, तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, बात अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का आए तो। ठीक है, और एक बार अब स्पेशल केस को देखें। स्पेशल केस क्या कह रहे हैं, कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल वी सेम एवरीवेयर, ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कंडक्टर पे तुम किसी भी चार्ज को कहीं भी ले जाओ, तुम कोई भी वर्क डन नहीं करोगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है। कहने का मतलब ये है, मान लो एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, उसको तुम घुमा फिरा के यहाँ पे लेके आ गए, तो भाई तुम जहाँ पे थे यहाँ पे तब भी पोटेंशियल सेम था, यहाँ भी पोटेंशियल सेम था, यानी तुम्हारे द्वारा वर्क डन जीरो होगा, वही कहना चाह रहा है। ठीक है, वही कहना चाह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल भी सेम एवरीवेयर, है ना। दूसरा बात, ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात याद रखना। और कंडक्टर में भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। कह रहा है नो वर्क टू बी, नो वर्क टू मूव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इवन इफ पाथ इज कर्व। कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा भी हो, उसमें कोई काम वर्क डन नहीं होता है, याद रखना।
एक और बात कि यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी पाथ हो वर्क डन बराबर होता है क्यू इंटू डेल वी। तो पाथ से लेना देना नहीं है, बस शुरू का पोटेंशियल बाद का पोटेंशियल यानी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस से लेना देना होता है, याद रखना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, बैटरी द्वारा वर्क निकालना है, सिंपली आप लिख सकते हो क्यू इंटू वी, दैट्स ऑल। ठीक है, आइए हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो कैपेसिटेंस है मैं पार्ट टू में लाने जा रहा हूँ, है ना। अब पार्ट वन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर कर देंगे, कैपेसिटेंस पार्ट टू में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला के दे दूंगा। मैंने टोटल 100 मिनट बोला है, तो 100 मिनट में आपका जो बाकी का 40 मिनट है पार्ट टू में आएगा, तो इसके लिए आपको गुस्सा नहीं होना है। ठीक है, पार्ट टू में मैं आपको कैपेसिटेंस भी कवर कर दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, आप सभी को पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज यू के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। देखो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बस आपसे इतना चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल सपोर्ट दिखाओ। जो भी कंटेंट होगा सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो 2 पॉइंट चार्ज का बात करें तो यू बराबर क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, और के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 3 पॉइंट चार्ज हो तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू क्यू वन क्यू थ्री, जितना पेयर बन सके, जितना पेयर बन सके उतना आपको बनाना है। 3 है तो 3 पेयर यहाँ बनता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं जितना चार्ज होगा उतना ही पेयर बनेगा, 4 होगा तो 6 पेयर भी बन जाता है ना, याद रखना। उसके बाद डायपोल को अगर घुमाते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होता है, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होता है डायपोल रोटेशन इन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। ठीक है, याद रखना कि अगर डायपोल को तुम 180 डिग्री से घुमाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है +2 पी होता है, और 90 डिग्री से घुमाते हो जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो होता है। मिनिमम क्या होता है, -2 पी होता है, याद रखना। ये डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूँ, मैक्सिमम, जीरो, मिनिमम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ यू बराबर जीरो व्हेन वन चार्ज इज एट इंफिनिटी, जब अगर इंफिनिटी पे कोई चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं जीरो ले लेते हैं। लाइक चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, रिपल्सन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अनलाइक चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो से छोटा होगा। और यहाँ पे जो लिखा है सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, ये गलती से तो 1/2 कर दोगे। ठीक है, 3/5 लिख दिया था। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर होता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये कुछ उतना खास नहीं है ना। अब बचा है कैपेसिटेंस, यहाँ मैंने पूरा कवर करा दिया और एकदम बेस्ट नोट्स है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, वहाँ मिल जाएगा, और चैनल को सपोर्ट करो, न्यू चैनल है, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आ रहा हूँ। हाँ मैं बोला था इसी में मैं कवर कर देता, लेकिन मैं ब्रेक करके दो पार्ट ला रहा हूँ ताकि एक आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कैपेसिटेंस का अलग आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।